हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 15 ऑफ मार्च के करेंट अफेयर्स। सबसे पहले बात करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट डे। तो 15 ऑफ मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। ठीक है ना। तो हम कंज्यूमर हैं और हमारे भी कुछ राइट्स होते हैं। तो लोगों को इसके बारे में बताने के लिए 1983 से 1983 से हर साल 15 मार्च को हम वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, जहां पे कंज्यूमर्स को उनकी नीड्स, उनके राइट्स को प्रोटेक्शन के बारे में बताया जाता है। अच्छा, इसकी थीम क्या है? थीम इम्पॉर्टेंट है इस दिन के बारे में। ये दिन भी हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनता है। एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, ये इस साल की वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे की थीम है। आपको थीम याद रखनी है। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि लास्ट में आपको हेडलाइंस भी मिल जाएंगी। जो भी न्यूज़ हम डिस्कस कर रहे हैं ना, उसकी आपको हेडलाइंस मिल जाएंगी, जिससे आप आसानी से नोट्स बना सकते हैं। अदरवाइज इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम से आप करंट अफेयर्स की पीडीएफ ले सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो परचम क्लासेस का टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। और पहली बार अगर चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। ठीक है, वीडियो के लास्ट में आपको कुछ रिवीजन क्वेश्चन मिलेंगे और फिर होगा क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप हमें हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में देंगे। और यार, सेशन पसंद आता है तो फ्रेंड्स के बीच शेयर करना तो बनता ही है, तो शेयर करना नहीं भूलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एशिया की पहली लोको पायलट जो कि ऑपरेट कर रही हैं वंदे भारत को। ठीक है, एशिया फर्स्ट वीमेन लोको पायलट सुरेखा यादव विल ऑपरेट वंदे भारत। तो एशिया की पहली महिला लोको पायलट है सुरेखा यादव, जो कि वंदे भारत ट्रेन का संचालन करेंगी। और ये ट्रेन को ऑपरेट करेंगे सोलापुर से लेके छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल महाराष्ट्र के बीच में, है ना। इस वंदे भारत ट्रेन को कुछ समय पहले नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया था, और इसी वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने का काम किसे दिया गया है? सुरेखा यादव को दिया गया है। सुरेखा यादव जो है वो सतारा महाराष्ट्र से बेसिकली बिलोंग करती हैं, और ये पहली फीमेल ड्राइवर है, और इन्होंने 1988 में सर्विसेज को ज्वाइन किया था। इनको कई सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। अगर हम अपने रेल मंत्रालय के मंत्री के बारे में बात करते हैं, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कौन संभाल रहा है? अश्विनी वैष्णव जो है संभाल रहे हैं। ठीक है, तो एशिया क्लियर है। एशिया की पहली फीमेल लोको पायलट सुरेखा यादव जो है वो अब वंदे भारत ट्रेन को ऑपरेट करेंगे। चलिए अगले पर्सन के बारे में हम बात करते हैं। जापान के नोबलिस्ट, नोबेल प्राइज विजेता, उनका निधन हो गया है। उनका नाम क्या था? केंजाबुरो ओ। केंजाबुरो ओ का निधन हो गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि इन्हें नोबेल प्राइज कब मिला था और ये किस कंट्री से बिलोंग करते थे। तो जापानीज नोबलिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने नोबेल लिखी और कई सारे इनके फेमस वर्क है, जैसे कि अ पर्सन मैटर, द साइलेंट क्राई, ये सभी इनके पॉपुलर वर्क हैं। और इन्हें 1994 में 1994 में जो है वो नोबेल प्राइज़ दिया गया था लिटरेचर की फील्ड में, साहित्य के क्षेत्र में। 1994 में जापान के नोबेलिस्ट उपन्यासकार केंजाबुरो ओ का सम्मान किया गया था, और इनका निधन हो गया है ड्यू टू एज रिलेटेड इशू। चलिए अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। इस तरीके की अपॉइंटमेंट एग्जाम में पूछी जाती है। हम बात कर रहे हैं टेक महिंद्रा के बारे में। टेक महिंद्रा के द्वारा फॉर्मर इन्फोसिस प्रेसिडेंट मोहित जोशी को एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो टेक महिंद्रा ने एमडी एंड सीईओ किसे बनाया है? मोहित जोशी को बनाया है, जो कि फॉर्मर इन्फोसिस कंपनी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इनका जो कार्यकाल रहेगा, इनका जो टेन्योर होगा वो 5 ईयर का होगा, और इनका टेन्योर स्टार्ट होगा दिसंबर 20 से लेके 2023 से 2028 तक इनका टेन्योर रहेगा। और ये किसे रिप्लेस करेंगे? सीपी गुरनानी को ये रिप्लेस करेंगे। सीपी गुरनानी जो है अभी वर्तमान में एमडी एंड सीईओ है टेक महिंद्रा के, और इनका टेन्योर जो है 19 दिसंबर 2023 को कंप्लीट होगा। उसके बाद मोहित जोशी जो है वो एमडी एंड सीईओ बन जाएंगे टेक महिंद्रा के 5 सालों के लिए। टेक महिंद्रा इंडिया की 6वें नंबर की लार्जेस्ट आईटी सर्विसेज कंपनी है। इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। ठीक है, अच्छा एक छोटी सी जानकारी दे देती हूँ, जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है ना। आर्थिक संकट जो है वो सभी जगह रिसेशन की कंडीशन बनी हुई है। और अभी आपने देखा कि रिसेंटली 2 मेजर बैंक अमेरिका के कोलैप्स हो गए हैं। तो क्या वजह है उन बैंक्स के कोलैप्स होने की, और इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या इम्पैक्ट होगा, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं आपको लेकर आऊँगी आज।
ठीक है, परचम वॉल्यूम 2 पे। तो आप अगर बर्निंग इशू से कनेक्ट होना चाहते हैं तो परचम वॉल्यूम 2 जो हमारा चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पर मैं आपको बर्निंग इशू जो भी इंटरेस्टिंग टॉपिक चलते हैं और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, मैं उनको वहाँ पर डिस्कस करती हूँ आपके साथ। तो आज आप उस वीडियो को देखना नहीं भूलेंगे। चलिए अगली बात करते हैं सिप्री की रिपोर्ट के बारे में। तो रिसेंटली सिप्री ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की है और उसमें बताया है कि इंडिया अभी भी लार्जेस्ट इम्पोर्टर है और जो वेपन्स होते हैं, जो हथियार होते हैं, उनकी सबसे अधिक मात्रा में खरीद कौन करता है? भारत करता है। ऐसा सिप्री से हमें डेटा मिलता है। आइए पूरी न्यूज़ को हम यहाँ पे समझते हैं। इंडिया रिमेन्स वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्म इम्पोर्टर, सिप्री डेटा। तो सिप्री मतलब स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, स्टॉकहोम में इसका हेड ऑफिस है। सिप्री की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसमें बताया है कि भारत जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्म इम्पोर्टर है। सबसे ज़्यादा मात्रा में हथियारों की खरीदी करने का काम भारत करता है, लगभग 11% 2018 से 2022 के बीच में। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आप देखेंगे सऊदी अरेबिया है 9.6%, फिर आप देख पा रहे होंगे कतर है 6.4%। ये तो होगा इम्पोर्टर। लेकिन सबसे ज़्यादा आम की सप्लाई कौन करता है, सबसे ज़्यादा बेचने का काम कौन करता है? तो भारत सबसे ज़्यादा जो आम की सप्लाई लेता है वो रशिया से लेता है। तो रशिया से भारत ने 2013 से लेकर 17 तक और 2018 से 22 तक सबसे ज़्यादा आम की सप्लाई की है। रशिया वॉज इंडिया लार्जेस्ट आर्म सप्लायर इन द पीरियड बिटवीन 2013 टू 17 एंड 2018 टू 22। लेकिन रशिया का जो शेयर है भारत को आर्म इंपोर्ट करने के मामले में, वो रिड्यूस हुआ है 64% से लेके 45% तक। और अब फ्रांस जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट आर्म सप्लायर बन गया है भारत के लिए और उसके बाद यूएसए है। तो याद रखेंगे सबसे ज़्यादा खरीद कौन करता है? भारत करता है, इम्पोर्टर भारत है। और भारत को सबसे ज़्यादा सप्लाई करने का काम रशिया, फिर फ्रांस और फिर यूएसए करते हैं। फर्स्ट नंबर पे आपने देखा भारत इंपोर्ट करता है, सेकंड नंबर पे सऊदी अरेबिया है और थर्ड नंबर पे कतर है। ऐसा हमको डेटा मिलता है सिप्री की रिपोर्ट से। और सिप्री का फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं एक नेबल एक्सरसाइज के बारे में जिसका नाम है ला पेरूस 2023। तो ये एक नेबल एक्सरसाइज है जिसको फ्रांस की नेवी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। इसे कंडक्ट कराने का काम कौन करता है? फ्रांस की नेवी इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराती है और इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? ला पेरूस 2023 एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज इंडियन ओशियन रीजन में कंडक्ट हो रही है 13 से लेकर 14 मार्च तक, मतलब कंक्लूड हो गई है। 13 से लेकर 14 मार्च के बीच में इंडियन ओशियन रीजन में थर्ड एडिशन मल्टीलेटरल नेबल एक्सरसाइज का कंडक्ट हुआ जिसका नाम था ला पेरूस। और इस एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज करने का काम फ्रांस की नेवी ने किया है। ये थर्ड एडिशन है। पहला एडिशन इसका कब हुआ था? 2019 में पहला एडिशन हुआ था। ठीक है, अब इसमें कई सारे देशों की जो नेवी है वो पार्टिसिपेट करती है भारत के अलावा। कौन कौन? ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, जापान और यूएसए और भारत। ये 5 देशों की जो नेवी है उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। और भारत की तरफ से आईएनएस सहद्री और आईएनएस ज्योति ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। इंडिया पैसिफिक रीजन में बेसिकली सिक्योरिटी और कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई है। तो फ्रांस की नेवी इस एक्सरसाइज की होस्ट है या उस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं आईएनएस सिंधु कीर्ति के बारे में। आईएनएस सिंधु कीर्ति जो है एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। ठीक है, जिसको भारत में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी साल पहले 1990 में इसे कमीशन किया गया था। अब काफ़ी पुरानी सबमरीन हो गई है तो इसको अब वापस से इसकी मरम्मत करने की ज़रूरत है। इस सबमरीन को 1990 में शामिल किया गया था भारत में। डीजल इलेक्ट्रिक ये सबमरीन है और अब इसको जो है वो मरम्मत की ज़रूरत है। इसलिए डिफेंस मिनिस्ट्री ने 900 करोड़ की डील साइन की है एचएसएल के साथ। और ये एचएसएल क्या करेगा? आईएनएस सिंधु कीर्ति सबमरीन जो है उसको उसकी मरम्मत करने का काम करेगा। ठीक है, तो सेंटर साइन 934 करोड़ डील विथ एचएसएल टू रिफिट आईएनएस सिंधु कीर्ति सबमरीन इन विशाखापट्टनम अंडर द आत्मनिर्भर भारत मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के साथ ये डील साइन की गई है फॉर आईएनएस सिंधु कीर्ति। आईएनएस सिंधु कीर्ति जो है वो थर्ड क्लो क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है
इस पूरी सबमरीन की मरम्मत करने के लिए लगभग 20 MSME जो कंपनीज हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगी और लगभग 1000 यहाँ पर जो मैन पर डे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा जब तक इसकी मरम्मत करने का काम होगा। INS सिंधु कीर्ति जो सबमरीन है, जैसा कि मैंने बताया, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। 1990 में इसको कमीशन किया गया था। ठीक है, ये 1860 टन डिस्प्लेसमेंट कर सकती है और इसकी जो स्पीड है वो 20 नॉट्स मतलब 37 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी इसकी। ठीक है, और ये 18 टॉर्पीडो मिसाइल्स को भी कैरी करने में कैपेबल थी और इसकी मरम्मत करने का काम HSL मतलब हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कर रहा है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ पर लोकेटेड है? विशाखापट्टनम में लोकेटेड है और ये भारत की पहली शिप बिल्डिंग यार्ड है। इस बात को भी याद रखना है। 1941 में 1941 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं भारत नेपाल आस्था यात्रा। तो IRCTC के द्वारा, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन IRCTC के द्वारा भारत नेपाल आस्था यात्रा टूर की शुरुआत जो है वो 31 मार्च से की जाएगी। 31 मार्च से दिल्ली से इसकी यात्रा की शुरुआत की जाएगी अंडर द यहाँ पे याद रखना है, देखो अपना देश इनिशिएटिव है ना। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन है ये बेसिकली, और किस इनिशिएटिव के अंदर इसको लॉन्च किया गया है? देखो अपना देश। लगभग 10 दिन का ये टूर होगा और जो भी इम्पॉर्टेंट आपकी पिलग्रिम साइट्स है, धार्मिक स्थान है, उनको कवर करने का काम इसके अंतर्गत किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड एंड ट्रांसपोर्ट। कौन है? नितिन गडकरी हैं। उन्होंने रिसेंटली बेंगलुरु की पहली मैथनॉल बसेस का शुरुआत किया है। ठीक है ना, जो कि मैथनॉल से रन होती हैं। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड एंड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी अनवील बेंगलुरु फर्स्ट मैथनॉल रन बसेस। ठीक है ना, इसमें मैथनॉल का यूज़ किया जाएगा। मैथनॉल जो है वो गैसोलीन के साथ ब्लेंडेड किया जाएगा। इससे होता क्या है, इसका ऑक्टेन वैल्यू बढ़ जाता है। ये जो फ्यूल आप यूज़ करते हैं ना मैथनॉल, उससे ऑक्टेन वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, इसकी हाई ऑक्टेन रेटिंग होती है, जिससे इंजन की परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो जाती है और जो आपका पॉल्यूशन होता है या फिर जो आपका कार्बन एमिशन या हार्मफुल एमिशन होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है। तो ये इसकी खास बात होती है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट को बेसिकली जो पॉल्यूशन लेवल है उसको रिड्यूस करने के लिए लॉन्च किया जा रहा है बेंगलुरु में। और किसकी मदद से ये प्रोजेक्ट रन हो रहा है? तो बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन मतलब BMTC, नीति आयोग, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC और अशोक लेलैंड के द्वारा ये कंबाइन ये प्रोजेक्ट को रन किया जा रहा है। बेसिकली हमने जो मैथनॉल इकोनॉमी एक्सेप्ट की है या अडॉप्ट की है वो हमने चाइना, इटली, स्वीडन और कई सारे यूरोपियन कंट्री से हमने इस आइडियोलॉजी को या इस मैथनॉल इकोनॉमी कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करने का काम किया है। अभी इनिशियल फेज पे मतलब पायलट फेज पे जो है 80 बसेस को लॉन्च किया गया है। 80 बसेस जो है वो मैथनॉल फ्यूल का यूज़ करके यहाँ पे रन होंगी और यहाँ पे IOC मतलब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा कहना है कि वो 3 महीने तक फ्री डीजल और मैथनॉल प्रोवाइड करेंगे। क्लियर? तो बेंगलुरु की पहली मैथनॉल रन बसेस की शुरुआत नितिन गडकरी के द्वारा की गई है, जो कि हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। चलिए, अब ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि बेंगलुरु में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गए थे और वहाँ पर उन्होंने रोड शो किया और कई सारे प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा, कई सारे प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट करने का काम भी किया है। और उसमें सबसे खास जो प्रोजेक्ट था जिसको इनॉग्रेट किया है वो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है हुबली। ठीक है ना, लेकिन मैं आपको इसकी जो लेंथ है वो बताना भूल गई थी और ये क्वेश्चन एग्जाम में अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम है। ठीक है, तो इसलिए वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है? हुबली प्लेटफॉर्म है, जो कि कर्नाटका में आपको देखने को मिलेगा और जिसकी लंबाई अगर हम देखेंगे, इस प्लेटफॉर्म की लंबाई 1507 मीटर की है। तो ये आपको डेटा बिल्कुल याद रखना है कि हुबली स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म है वो 1507 मीटर का है। ठीक है, सो PM मोदी अनवील वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन हुबली धारवाड़। तो PM मोदी ने हुबली धारवाड़ में दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है और ये वर्ल्ड का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। इसको बनाने में लगभग 20 करोड़ रुपए की कॉस्ट आई है और 1507 मीटर का ये आपका प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति टू आइडेंटिफाई 75 वाटर हेरिटेज साइट। एक्चुअली कुछ समय पहले एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव यहाँ पे नॉमिनेशन मांगे गए थे हर एक राज्य से और हर एक यूनियन टेरिटरी से कि आप नॉमिनेशन भेजिए, आप अपनी वाटर हेरिटेज जो स्ट्रक्चर है जिनका आप रिकन्स्ट्रक्शन कराना चाहते हैं, रिनोवेशन कराना चाहते हैं, तो आप उनके नॉमिनेशन भेजिए। तो यहाँ पे लगभग 441 नॉमिनेशन रिसीव हुए। अब हमको तो 75 ही चाहिए क्योंकि हम एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव, हमको आज़ादी के 75 साल
हो गए हैं, तो हम यहाँ पे 75 वाटर हेरिटेज साइट को सिलेक्ट करना चाहते हैं। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा एक यहाँ पे कमेटी बनाई गई है और वो कमेटी क्या करेगी, इन 75 वाटर हेरिटेज स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने का काम करेगी, जिनमें सिर्फ 5 गुजरात से होंगे और 4 जो है वो आंध्र प्रदेश के सेलेक्ट किए गए हैं। लेकिन अभी तक कोई भी फंड इनके रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दिया गया। नेक्स्ट बात करेंगे एससीओ के बारे में। हम सभी को पता है कि एससीओ की जो प्रेसिडेंसी है, 2023 के लिए वो भारत के पास है, ये बात पता है। इसलिए जो भी मीटिंग्स होंगी वो सब कहाँ होंगी, इंडिया में होंगी। ठीक है, सो एससीओ सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस मीट हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो एससीओ सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीशों की मीटिंग है वो नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। ठीक है, ये 18वीं नंबर की चीफ जस्टिस जो एससीओ नेशन है उसके चीफ जस्टिस जो हैं उनकी ये 18वें नंबर की मीटिंग होगी नई दिल्ली में। और इस मीटिंग को जो लीड करेंगे, जो चेयरमैन होंगे इस मीटिंग के, वो हमारे देश के सीजेआई DY चंद्रचूड़ जी होंगे। ठीक है, 2 दिन तक चलने वाली ये मीटिंग होगी। इसके बाद 17 और 18 मार्च को आप देखेंगे काशी जो है वो फर्स्ट कल्चर कैपिटल है एससीओ की। ठीक है, वहाँ पर एससीओ टूरिज्म मिनिस्टर की मीटिंग भी 17 और 18 मार्च को कंडक्ट कराई जाएगी। ठीक है, इतनी चीज़ें। इसके अलावा जो एससीओ फूड फेस्टिवल है वो उसका आयोजन मुंबई में किया जाएगा 13 से लेकर 19 अप्रैल 2023 में। एससीओ की जो चेयरमैनशिप है वो भारत के पास है। अगर मैं एससीओ के बारे में आपको जानकारी दूं तो एससीओ, जिसका मतलब है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका फॉर्मेशन 2001 में हुआ था और 5 इसके फाउंडिंग नेशन है, 5 इसके फाउंडिंग मेंबर हैं। ठीक है ना, वो कौन कौन से हैं, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान है। इंडिया और पाकिस्तान ने बाद में मतलब 2017 में एससीओ को ज्वाइन किया है। वर्तमान में एससीओ में 9 मेंबर्स हैं। ईरान अभी नया मेंबर बना है। ईरान, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है ना, हेडक्वार्टर इसका बीजिंग चाइना में आपको देखने को मिल जाएगा। सेक्रेटरी जनरल जो है वो ज़ैंग मिंग है। एससीओ जो समिट 2021 में हुई थी वो दुसाबे तजाकिस्तान में हुई थी। एससीओ समिट 2022 की समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई थी और 2023 की जो मीटिंग है वो भारत में हो रही है, क्योंकि भारत इसकी प्रेसिडेंसी संभाल रहा है। तो एससीओ के बारे में सारी जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि भारत इसकी प्रेसिडेंसी कर रहा है। और उसी प्रकार G20 के बारे में भी आपको सारी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि G20 की प्रेसिडेंसी भी भारत के पास है। चलिए अगली बात करते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड कुछ हम न्यूज़ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इरेडा के बारे में। इरेडा क्या होता है, इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड है। अभी तक इरेडा जो है वो ICC मतलब इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी थी। अब इसको अपग्रेड कर दिया है और आरबीआई ने इसे अप्रूवल दे दिया है और आरबीआई ने इसे बना दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रांटेड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी मतलब IFC स्टेटस टू इरेडा। इरेडा को अब नया स्टेटस मिल गया है। पहले इरेडा जो थी वो ICC मतलब इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी थी। अब आरबीआई ने इसे अपग्रेड करके IFC मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी बना दी है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि अब इसको रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में और भी ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा और रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में ये ज़्यादा अमाउंट में फाइनेंसिंग कर पाएगा जब से इसको IFC का स्टेटस मिला है। ठीक है, इतनी चीज़ें। ये फंड रेज कर पाएगा, फंड दे पाएगा, फाइनेंसिंग कर पाएगा, जिससे हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो मार्केट है वो और भी ज़्यादा बूस्ट होगा। क्योंकि भारत का तो एजेंडा है कि 2030 तक हम 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल जो कैपेसिटी है हम उसको इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो ये IFC जो स्टेटस मिला है इरेडा को, इससे कंपनी को और गवर्नमेंट को क्या होगा, फ़ायदा होगा। अब इरेडा के बारे में थोड़ी सी जानकारी और हम लेते हैं। इरेडा जो है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। 1987 में इसका फॉर्मेशन हुआ था एज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। ये मिनी रत्न कंपनी है, कैटेगरी 1 में आती है और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ये काम करती है। फिर से कंपनी एक्ट 1956 के अंदर एक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की तरह सेटअप किया गया था। अगर हम इरेडा के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के बारे में बात करेंगे तो प्रदीप कुमार दास हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। रिसेंटली यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ डेटा पब्लिश किया गया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बताया है कि 2015 में अप्रैल 2015 में हमने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की थी। तब से लेके आज तक मतलब 27 जनवरी 2023 तक हमने 38.58 करोड़ लोन जो है वो मुद्रा योजना को दिए हैं।
ठीक है, योजना की शुरुआत के बाद से 38.58 करोड़ रुपए का ऋण जो है वो मुद्रा योजना के द्वारा दिया गया है, जिनमें 68% मतलब लगभग 26.35 करोड़ रुपए जो है वो वीमेन इंटरप्रेन्योर्स, जो वीमेन स्टार्टअप करती हैं, जो महिलाएं अपना बिजनेस शुरू करती हैं, उनको सबसे अधिक मात्रा में 68% लोन मिला है। उसके बाद यहाँ पे जो 19.84 करोड़ लोन जो है वो SC ST और OBC कैटेगरी को दिया है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर सर्वे के द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने लगभग 1.12 करोड़ जो है एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट किए हैं, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर सर्वे से हमें पता चलता है ड्यूरिंग द 2015 टू 2018। आइए अब हम इस प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में कुछ बातें जानते हैं। ये डेट बिल्कुल रट लीजिएगा कि 8 अप्रैल 2015 को मुद्रा योजना की शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था कि कोई भी व्यक्ति अगर अपना छोटा स्मॉल बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उनको 10 लाख रुपए तक की फाइनेंशियल मदद जो है वो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के द्वारा दी जाएगी। ठीक है, कोई भी व्यक्ति मुद्रा कार्ड बनवा सकता है और उस मुद्रा कार्ड के जरिए मुद्रा लोन या प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लोन ले सकता है अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए। साथ ही साथ इस स्कीम में कहा गया था कि 61% या अप टू 60% जो लोन है वो महिला जो बिजनेसमैन जो बिजनेस करना चाहती हैं, जो महिलाएं बिजनेस करना चाहती हैं, उनको यहाँ पे प्रियोरिटी बेसिस पे लोन दिया जाएगा। और ये लोन प्रोवाइड करने का काम बैंक भी कर सकते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी या NBFC भी कर सकती हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पे कही गई थी। ये जो लोन दिया जाएगा उसकी 3 कैटेगरी होंगी, 3 अलग अलग टाइप से आप लोन ले सकते हैं। शिशु लोन, जिसमें आप 50,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए। किशोर, जिसमें 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का आप लोन ले सकते हैं। और तरुण स्कीम, इसमें आप 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन अपने स्मॉल बिजनेसेस को रन करने के लिए ले सकते हैं। तो ये थी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और इस योजना को 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे हम इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। अच्छा, हुआ क्या था, अभी कोविड-19 जब आया तो उसके बाद लॉकडाउन हो गया और जो भी हमारे छोटे छोटे बिजनेस होते हैं, जो MSME सेक्टर होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा घाटा हुआ था। उन पे काफ़ी ज़्यादा लोन आ गया था, काफ़ी ज़्यादा कर्जे में जो है वो MSME सेक्टर डूब गए थे। इसलिए कोविड क्राइसिस के समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को शुरू किया गया था अंडर द आत्मनिर्भर भारत पैकेज 2020। इसके अंतर्गत MSME सेक्टर को जो है वो उनको कुछ राहत देने का काम इसके अंतर्गत किया गया था। और बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम की शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पे रिसेंटली लोकसभा में अपना रिटर्न आंसर देते हुए हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस है डॉक्टर भगवत किशन राव कनाड, उन्होंने कहा है कि MSME सेक्टर में अभी तक हमने 3,61,000 करोड़ जो है वो लोन दे चुके हैं अंडर द इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। ठीक है, तो ये डेटा अभी रिसेंटली रिलीज किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं, ये लास्ट न्यूज़ है आज की। सऊदी स्पेस कमीशन डिस्कस विथ इसरो। तो रिसेंटली एक हाई लेवल डेलीगेशन जो है वो भारत में आया हुआ था विजिट पे सऊदी स्पेस कमीशन से, और उसको लीड कर रहे थे डॉक्टर मोहम्मद सौद अल तामी। ठीक है, इन्होंने भारत पे विजिट किया और भारत के जो इसरो है ना, इसरो के जो चेयरमैन है, इसरो के जो हमारे डेलीगेट्स हैं है ना, उनके साथ इन्होंने मुलाकात की और कई सारे जो स्पेस मिशन है उन पे डिस्कशन किया कि आने वाले समय में हम कैसे स्पेस के सेक्टर में और साथ मिलकर काम कर सकते हैं। इसरो के अलावा इन्होंने मीटिंग किसके साथ की थी, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और सेंट्रम इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ भी इन्होंने मीटिंग की। इसरो के चेयरमैन ने डॉक्टर अल तमामी को जो G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर की मीटिंग बेंगलुरु में जुलाई में होने वाली है उसके लिए भी इन्वाइट किया है। अगर हम इसरो के बारे में बात करते हैं, 1969 में इसकी स्थापना की गई थी विक्रम साराभाई के द्वारा। बेंगलुरु इसका हेड ऑफिस और वर्तमान में चेयरमैन जो है वो S सोमनाथ है। वहीं अगर हम सऊदी अरेबिया स्पेस कमीशन के बारे में बात करते हैं तो इसका फॉर्मेशन 2018 में हुआ है, नया बना है ये। ठीक है, और इसके जो CEO हैं वो मोहम्मद बिन साउद अल तमामी है और यही हाई डेलीगेट जो आए हुए थे उनको लीड कर रहे थे। ठीक है, अंत में ये कुछ शॉर्ट न्यूज़ है, जैसे कि आयुष मिनिस्ट्री जो है योगा महोत्सव 2023 का आयोजन कर रही है। कहाँ पर, तलकोटरा स्टेडियम न्यू दिल्ली में। इंडिया और स्वीडन के बीच में MOC मतलब मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन साइन किया गया है, दोनों के जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं और रिसर्च वर्क को बढ़ावा देने के लिए दोनों कंट्रीज़ के। ठीक है,
फिर है सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा एक नई सेविंग अकाउंट को शुरू किया गया है महिलाओं के लिए, वीमेंस के लिए, जिसका नाम है ब्लॉसम वीमेन सेविंग अकाउंट। तो ब्लॉसम वीमेन सेविंग अकाउंट जो है वो सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है, जिसमें 7% तक इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। नेक्स्ट है फोर्थ एशियन खो खो चैंपियनशिप फॉर मेंस एंड वीमेंस जो है उसका आयोजन असम के बक्सा डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा। ठीक है, तो ये आज की हमारी न्यूज़ थी। अंत में ये हेडलाइंस हैं, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर इसकी आपको जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम से पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेंगे तो उसमें भी आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करने में कोई दिक्कत है तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर पे जाओगे आप तो वहाँ पे परचम का एप्लीकेशन होगा, आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और फ्री कंटेंट सेक्शन होगा, वहाँ से भी आप करंट अफेयर्स की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर इतनी चीज़ें? चलिए अंत में बात करते हैं हम कुछ रिवीजन क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन है बेगर फ्री सिटी इनिशिएटिव किसने शुरू किया है? तो नागपुर में जो है इस इनिशिएटिव को शुरू किया गया है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडियन रेलवे मतलब IRCTC के द्वारा भारत नेपाल आस्था यात्रा ट्रेन की शुरुआत की जानी है 31 मार्च से। पूछा जा रहा है अंडर विच इनिशिएटिव, तो अभी मैंने बताया था देखो अपना देश, देखो अपना देश, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड एंड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी के द्वारा फर्स्ट मैथनॉल रन बसेस की शुरुआत कहाँ पे की गई है? तो आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में की गई है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव हैज इनॉग्रेटेड अ 2-day G20 फ्लावर फेस्टिवल इन विच सिटी, तो किस सिटी में आयोजित हो रहा है 2 दिन का फ्लावर फेस्टिवल? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड इन हुबली धारवाड़, इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो आंसर हो जाएगा कर्नाटका, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फर्स्ट सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट 20 मतलब साई 20 सीनियर ऑफिसर्स की मीटिंग कहाँ पर हो रही है? तो आंसर हो जाएगा गुवाहाटी असम। नेक्स्ट है Which of the following mutual fund company has been rebranded as a बंधन म्यूचुअल फंड? तो रिसेंटली IDFC म्यूचुअल फंड ने खुद को रिब्रांड किया है और वो बन गया है बंधन म्यूचुअल फंड, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटरिम चेयरमैन LIC के 3 महीने के लिए किसे बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ मोहंती को 3 महीने का इंटरिम चेयरमैन LIC ग्रुप का बनाया गया है। दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे। प्रिट्जगर आर्किटेक्ट प्राइज 2023 किसे दिया गया है? साथ ही साथ आप ये भी बताइएगा कि वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट में देना, सही आंसर भी मैं आपको वहीं पर रिप्लाई कर दूंगी। सो आई होप आपको सारी न्यूज़ समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नई करेंट अफेयर्स के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।